अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत खूबसूरत नावल पढ़ेंगे और इसका नाम है उसरी युसरा। इसे लिखा है हसना हुसैन ने। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। किस्त नंबर 1। जन्नत खुदा के लिए। ड्रेसिंग टेबल का सामान बिखर गया, दीवार गिर, अलमारी के शीशे झमाके से टूट गए। कांच का गुलदान जो शदीद नफरत और इंतकाम से फर्श पर फेंका गया था, उसके टुकड़े यहाँ वहां बिखर गए थे। जन्नत, जन्नत ऐसे ना करो, जन्नत नहीं, जन्नत मेरा बच्चा, जन्नत खुदा के लिए। एक तड़प, एक पुकार, एक इल्तिजा। उसने पलकें झपका कर देखा। मंजर के एक लहजे के लिए धुंधला हुआ था। शायद आंखों की नमी बढ़ी थी, शायद रोशनी मध्यम पड़ी थी। बुरहान, बुरहान, मुझे बचा लें। दिलखराश चीख के साथ ही उसकी एक आंख के एक झटके से खुल गई थी। बेड क्राउन के साथ लगा अपना सर उठाते हुए वो हड़बड़ाकर सीधी हो बैठी थी। दाना हाथ बेसाख्ता मकामे कल्ब पर आन ठहरा। मकामे कल्ब, मकामे अलम था। मकामे अलम, मकामे इब्तला। तनफ्फुस भारी, हलक खुश्क और खौफ के आहनी शिकंजे में जकड़ा दिमाग माऊ। नाइट स्टैंड की जरकार रोशनी में कामदारी अरूसी जोड़े के दामन पर नजर पड़ते ही वो अपने ख्वाब के असर से बाहर आ गई। बेसाख्ता सर उठाकर उसने मुतवहिश निगाहों से अतराफ में देखा। सफेद और स्याह रंग की थीम में खूबसूरती और नफासत से सजे एक वसी और अरीज बेडरूम में वह जहाजी साइज बेड पर गोल्डन ब्राइडल ड्रेस में मलबूस बैठी थी। ये घर उसका नहीं था, ये कमरा भी उसका नहीं था। सेकंड के हजारवें हिस्से में चंद घंटे पहले निकाह और फिर रुखसती के मंजर उसकी आंखों के सामने लहरा गया। खुश्क लबों को तर करते हुए अरूसी जोड़े का दामन अपने हाथों में संभाल कर वो बेड से उतर गई। चूड़ियां खनक उठी, बिंदिया मुतहरक हुई। सोने के नफीस आवीजे उसकी सुराही नुमा गर्दन पर आगे पीछे झोल झोल गए। वो इंसान होकर साकित थी, लाखों की ज्वेलरी बेजान होकर मुतहर्रिक। कपकपाती उंगलियों से दरवाजा खोल कर वो कुछ खौफ कुछ घबराहट के साथ बाहर आ गई। मास्टर बेडरूम की दाईं समत ऐन सामने गोल जीना था जो नीचे की तरफ जाता था। इस जीने की इब्तदाई सीढ़ियों पर वो उसे बैठा दिखाई दे गया था। जन्नत की धड़कन एक लम्हे के लिए जैसे थम सी गई। सर गिरा हुआ, कंधे झुके हुए, मुठ्ठियां इस सख्ती से भींची हुई जैसे वो जब्त के आखिरी मराहल से गुजर रहा हो। दौराने सफर उसका मूड खुशगवार नहीं था, वो जानती थी। निकाह के वक्त भी उसके तेवर ठीक नहीं थे, वो ये भी जानती थी। बड़े अजीब हैं ये फारिस भाई, सिद्रा ने खास तौर पर नोटिस किया था। निकाह के पेपर पर ऐसे साइन कर रहे थे जैसे कुछ कहते कहते वो यकयक खामोश हो गई थी। जैसे उसने घनेरी पलकों की झालर उठाकर उसे देखा था। जैसे कुछ नहीं। लबों पर मुस्कुराहट से जाकर उसने बात अधूरी छोड़ दी। और वह अधूरी बात जैसे अब मुकम्मल होने की थी। ख्वाब खुद पर तारी इस जमूद को तोड़ते हुए वो एक झटके से उठकर उसकी तरफ मुड़ा था। उसकी तीखी गहरी आंखों में गैज़ो गजब का बढ़ता हुआ तासुर जन्नत बिनते कमाल की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ा गया। तुमने अभी तक चेंज नहीं किया। भारी गंभीर आवाज, पथरीला सख्त लहजा। लहंगे का फॉल संभाले जन्नत की मखरूती उंगलियों की गिरफ्त इतनी मजबूत हुई कि मोती और नगीने हथेलियों में चुभने लगे। ये एक कागजी रिश्ता है जन्नत कमाल, ये सिर्फ कागज की हद तक महदूद रहेगा। एक एक लफ्ज नफरत से अदा करते हुए उसके और अपने माबैन चंद कदमों के फासले को उसने एक ही लम्हे में पाट लिया था। कागजी रिश्ता, वो फटफटी आंखों से उसे देखकर रह गई थी। मम्मी को एक बहू चाहिए थी, सिर्फ एक बहू। बाजू से पकड़कर खासे जारहाने अंदाज में उसे रास्ते से हटाया गया। यहाँ सिर्फ बहू बनकर रहो, बीवी बनकर मेरे सर पर मुसल्लत होने की कोशिश भूले से भी मत करना, वरना बहुत बुरा करूंगा मैं। आंखों में सख्ती से देखते हुए उसने उंगली उठाकर धमकी दी थी। फिर इसी सिरत से वो कमरे में चला गया था। सदमे से माऊफ होते दिमाग के साथ जन्नत ने मुड़कर उसे बेयकीनी से देखा था। वो जो बहुत इज्जत और मान से इसे रुखसत करके अपने घर लाया था, वो अब कुछ नफरत और हकारत से बेड पर बिखरी गुलाब की पत्तियों को हटा रहा था। फलों, फूल, बेलों को नोच कर खसोट कर फेंक रहा था। ताजा गुलाब के बुके तो उसने फर्श पर ही दे मारे थे। वो मुश्तल था, उसका बस नहीं चल रहा था वो कमरे की एक एक चीज तहस नहस कर दे, आग लगा दे, सब तबाह कर दे। जन्नत की शहद आंखों में अरमानों का खून रच गया, कपकपाते लबों पर सकूत ठहर गया। वो सरापा हज़्न बनी आंखों में हैरत, सदमा और बेयकीनी लिए उसे देख कर रह गई थी।
मगरबी दीवार पर विक्टोरियन तर्ज का एक आईना इस्तादा था, जो उसका अक्स खुद में समाये पोशीदा हकीकत को उसके चेहरे पर ले आया था। हकीकत, सच्चाई का रूप धारे एक बद्दुआ थी, जो उसके पीछे पीछे यहाँ तक चली आई थी। यहाँ तक। घर छोड़ने से, शहर बदलने से, नए रिश्ते बनाने से उसका नसीब नहीं बदला था। नफरत और धत्कार अब भी उसका मुकद्दर रही थी। लानत फटकार अब भी उसका नसीब कह रही थी। गेट लॉस्ट। दांत पीस कर मुठ्ठियां भेजकर उसने हुक्म दिया था, मगर वो पत्थर हुई खड़ी थी। जरा सा इर्तहाश भी उसके वजूद में पैदा नहीं हुआ था। आई सेड गेट लॉस्ट डैम इट। अब की बार वो हलक के बल दहाड़ा था। भारी कामदार लिबास का फैला हुआ घेरा दुधियाई हथेलियों में संभाले वो बेख्तियार पीछे हट गई। दरवाजा ऐन उसके मुंह पर बंद हुआ था। खटाक की आवाज से मुकफ्फिल भी हुआ। एक एक करके खुशगमानी के तमाम दिए बुझ गए। एक एक करके सारी उम्मीदें खाक हो गईं। हमेशा अच्छा सोचना, सब अच्छा होगा। उसने अच्छा सोचा था, मगर कुछ अच्छा ना हुआ था। हर असर के साथ युसरा है। उसके आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरफ असर ही असर था। मुश्किल ही मुश्किल, आजमाइश ही आजमाइश। महरूमी ही महरूमी, सजा ही सजा। वो उल्टे कदम पीछे होती गई, यहाँ तक कि दीवार से जा लगी। राहदारी के एक सिरे पर सीढ़ियां थीं, तो दूसरे सिरे पर छोटा सा लाउंज, जिसकी दीवार गिर खिड़कियों से पूरा चांद नजर आ रहा था। तुमने माहीन के साथ जो किया है जन्नत, खुदा तुम्हें उसकी वो सजा देगा जो तुम सारी उम्र याद रखोगी। सिसकियां सीने में मचल गई, आंसू पलकों पर लरस गए। सारी जिंदगी तुमने अम्मी को दुख दिए हैं, सारी उम्र तुमने उनके लिए अजाब बनी रही हो। सीने में दर्द उठा, तनफ्फुस भारी होने लगा, निगाह बंद दरवाजे पर ठहर गई। ऐसी बेटियों को तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। लफ्ज निश्तर थे, रूह घायल हुई थी। मुश्किल कदम उठाते उसने लाउंज का रुख किया था। पूरी तारीखों के मुनव्वर चांद के सामने वो बेनूर क्रिस्टल फानूस के नीचे सोफे पर बैठ गई। अब वो एक एक करके पीने निकाल रही थी। शोर अब भी था, आवाजें अब भी गूंज रही थी। वो सर से दुपट्टा उतार कर अपनी हेयर स्टाइल के बल खोलने लगी। हेयर स्प्रे से बाल अकड़े हुए थे, वो मुश्किल सीधे हो पाए। फिर उसने कानों के आवेजे उतारे, गले के नेकलेस को ग्रिफ से आजाद किया, बिंदियां उतार कर मेज पर रखी। उन्हें मत उतारो जन्नत, अभी जी भर कर देखने दो मुझे। हलक में भरती गिल्टी को बमुश्किल नीचे उतारते उसने लब भींच कर ख्यालात को झटकना चाहा, अफकार को भटकाना चाहा, मगर नाकाम रही। आज की रात कुछ भी उसके जहन से महव होने वाला नहीं था। रह रह कर एक एक पल, एक एक लम्हा, एक एक साथ याद आ रही थी उसे। खुदा तुम्हें इसकी वो सजा देगा जो तुम सारी उम्र याद रखोगी। सजा? पलकों की दीवारों में शगाफ डालते चंद आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए। ये भी बुरहान का एहसान है कि उसने तुम पर केस नहीं किया, वरना सोचो वो क्या नहीं कर सकता था। हाँ तुम सोचो, अब तुम सोचो, आज तुम सोचो। कमरे की एक शय आवाज बन गई, कल्बो जान आजार कर गई। बद्दुआ, बद्दुआ। खिड़कियों से सर्द हवाएं सरसरा कर गुजरी थीं। सजा, जजा। में आस्टर और आर्कटोटस के बेशुमार फूलों से होती हुई सदा बैरूनी दीवारों के उस पार सड़क पर झुके अमलतास के दरख्तों पर ठहर गई थी। फलक में उभरती गिल्टी को बमुश्किल नीचे उतारे जन्नत ने घुटनों पर सर रख दिया। आज की रात एक मुश्किल रात थी उसके लिए, और उसके लिए भी जो बंद कमरे में अपना सर थामे खामोश बैठा था। दूसरा सीन। दीवार की खिड़कियों से झांकते हुए सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी तो उसने कसमसाकर आंखों को खोल कर, आफताब का नूर उसके अंदर नहीं गया था। गारों की तरह कुछ तारीकियां उसके वजूद का भी हिस्सा थीं। उठकर बैठते हुए उसने शानों पर आगे पीछे बिखरे बाल, शहद की रंगत वाले बालों को समेट कर दाहिने कंधे पर डाल दिया था। चेहरा सता हुआ था, बेख्वाबी का शिकार, सुर्ख मुतवर्रम आंखों में नमी ठहरी थी। फर्श पर कदम जमाते हुए उसने बेख्याली में सर उठाया था और अगले ही लम्हे अपनी जगह थम कर रह गई थी। स्याह जीन्स पर आसमानी रंग की शर्ट में मलबूस व सिंगल सोफे पर टांग जमाए खासे शाहाना अंदाज में बैठा था। धूप में लाइट ब्राउन सा शेड देते घने स्याह बाल पेशानी पर बिखरे हुए थे। रगें इतनी तनी हुई थी, जबड़े भींचे हुए थे, और गहरी हेजल आंखों में तो जैसे खून उतरा हुआ था। उसने दाने हाथ में एक किताब उठा रखी थी, सर्द निगाहों से मुतालिया जारी था। जन्नत की हार्ट बीट मिस हुई। सांस तो पहले से रुका हुआ था।
اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح اتنی سویرے اس کے سامنے بیٹھا ہوگا۔ وہ تاخیر سے بیدار ہونے پر از خود شرمندہ ہو گئی۔ کل رات جو کچھ ہوا اس کی بھنک ممی کو نہیں پڑھنی چاہیے۔ کتاب بند ہو چکی تھی، بالکل دروازے کی طرح۔ اب وہ اٹھ کھڑا ہوا، بے پرواہی سے، جیسے جیبوں میں ہار ڈالے جانے کے لیے مڑ گیا تھا۔ جنت نے بے ساختہ نگاہ اٹھائی۔ فارس وجدان شیرازی، شیرازی انٹرپرائز کا CEO، دراز قامت، چوڑے شانے، ورزشی جسامت کا مالک، ایک خوبصورت نوجوان جو گول سینہ اترتا اب نظروں سے اوجھل ہو چکا، مگر اس کے قدموں کی آہٹ تھی کہ راہداری میں ہی ٹھہر گئی۔ بند دروازے کی آواز بھی وہیں بھٹک رہی تھی۔ تلخ رویہ، سخت لہجہ، نکاح کی حیثیت کی وضاحت کرتے بے رحم الفاظ متحرک ہوئے تھے، پلٹ پلٹ کر اس پر وار کرنے لگے تھے، اور وہ ساکت اور سامت اپنے ٹوٹے بکھرے وجود سے لاپرواہ، کچھ خوف، کچھ بےچارگی اور کچھ الجھن سے نصیب اور قسمت کی ان بھول بھلیوں کو دیکھنے لگی تھی جو ہر بار اور ہمیشہ اسے ایک ہی مقام پر لے آتی تھی۔ وہ مقام جس کا تعین کئی برس پہلے تپتی ہوئی ایک دوپہر میں ہوا تھا، وہ مقام جو آگ کی طرح تھا، سلگا سلگا کر راکھ کرتا تھا پھر خاک کر دیتا تھا۔ وہ پیروں تلے روندی جانے والی اسی مٹی سے ایک بار پھر جنم لیتی تھی، ہر بار اس امید کے ساتھ کہ اب کچھ مختلف ہوگا، ہر بار اس یقین کے ساتھ کہ اب وہ قبول کی جائے گی، مگر ہر بار وہی ہوتا جس کی توقع نہ ہوتی، ہر بار وہی ملتا جس کی چاہت نہ ہوتی۔ ایک مدھم سے مسکان اس کے سختی سے بھنچے لبوں کو نرم کر گئی، پھر وہ ہنس دی، یوں ہی اچانک، بلا وجہ، بلا سبب۔ ودان ہاؤس کے در و دیوار میں اس کی ہنسی کی جھنکاریوں گونجی جیسے کوئی ضبط کرتے کرتے اچانک رو پڑا ہو۔ سین بدلتا ہے۔ نکاح اور رخصتی جتنی سادگی سے ہوئی تھی، ولیمے کی تقریب اتنی ہی شاندار طریقے سے منعقد کی گئی۔ دلہا کے ہمراہ جب وہ اسٹیج پر آئی تو ہر ایک کی نگاہ میں ستائش ٹھہر گئی۔ فارس وجدان اگر اپنی وجاہتوں میں بے مثال تھا تو جنت بنت کمال بھی اپنی پراعتماد شخصیت اور پرکشش نکوش کے باعث باکمال نظر آ رہی تھی۔ اس کی شہد رنگ آنکھیں روشن اور کومل چہرہ منور تھا، گلاب کی نرم پکھڑیوں جیسے لبوں پر مدھم سا تبسم ٹھہرا تھا۔ اس کے تاثرات مصنوعی نہ لگتے تھے، نہ ہی انداز میں بناوٹ نظر آتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے واقعتاً محبت کرنے والا رفیق حیات مل گیا ہو، رفیق حیات بھی ایسا جو اپنی آن بان میں شہزادوں جیسا ہو، نام کی طرح میدان حیات کا کوئی شہسوار نظر آتا ہو، مگر وہ شہسوار شریک حیات بن کر زبان کی دو دھاری تلوار سے احساسات اور جذبات کو قتل کرنے والا بھی ہو تو۔ اس کا ذہن پھر سے بھٹکا تھا، سوچ اور خیالات پھر سے منتشر ہوئے تھے۔ اس نے ایک بار پھر وائٹ کلچ پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے اپنی کیفیت پر قابو پا لیا تھا۔ سفید اور سرخ پھولوں سے ڈیکوریٹ کیے گئے خوبصورت ہال میں یہاں وہاں دیکھتے پہلو میں بیٹھے فارس وجدان کے بلیک تھری پیس سوٹ سے اڑتی مردانہ کلون کی خوشبو محسوس کرتے۔ وہ پلکیں جھپکا جھپکا کر آنکھوں میں ابھرتی نمی کو دبانے کی صحیح کر رہی تھی۔ تم خوش تو ہو نا جنت؟ برابر میں بیٹھی سائرہ خالہ نے بہت محبت اور مان سے پوچھا تھا۔ جنت نے گردن موڑ کر انہیں دیکھا، وہ جس احساس کے بارے میں استفسار کر رہی تھی اس کے آس پاس، اس کے اندر، اس کے دل میں کہیں بھی نہیں تھا، مگر وہ اس بار صحیح معنوں میں ان کے لیے مبہم رہنا چاہتی تھی، راز ہونا چاہتی تھی۔ وہ انہیں اور ان کی فیملی کے ایک ایک فرد کو یہ تاثر جان دینا چاہتی تھی کہ اسے اپنی جنت مل چکی ہے، سزائیں ختم ہوئی ہیں، وہ جہنم سے باہر آ گئی ہے۔ بہت، اس نے کہا تھا۔ اس کی آواز کھوکھلی مگر لبوں پر ابھرتی خوبصورت مسکراہٹ ہر اذیت چھپا گئی تھی۔ آنکھیں بھی کمال کی اداکاری کرتی تھیں، تکلیف دہ تبسم میں ڈھل کر اس کے چہرے کو اور بھی زیادہ پرکشش بنا گئیں۔ سائرہ خالہ نے اس کے کندھوں پر بازو ڈالتے اس کے قریب کر کے پیشانی پر بوسہ دے ڈالا۔ وہ بہت خوش اور مطمئن نظر آ رہی تھی۔ شیرازی خاندان کے ساتھ یہ رشتہ ان کی توسط سے سر انجام پایا تھا۔ یہ شادی بھی ان کی وجہ سے ممکن ہو پائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جنت انہیں سکون بھری اس کیفیت سے محروم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لب بھینچ کر اور پلکیں جھپکا کر آنسوؤں کو روکتے ہوئے اس نے سر اٹھایا تو نگاہیں مسز شیرازی سے ٹکرا گئیں۔ کام دار میرون ساڑی میں ملبوس، لائٹ میک اپ کیے وہ الیکٹرانک ویل چیئر پر براجمان تھی۔ چہرہ نکھرا نکھرا سا تر و تازہ لگ رہا تھا۔
से आंखों में खुशी की चमक लहरा रही थी। लबों पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट थी। गो के हार्ट पेशेंट थी, फालिज के 22 टांगों से माजूर भी, मगर अपने बेटे की शादी पर वो बहुत सेहतमंद, हशाश बशाश और खुश नजर आ रही थी। उसे देखते हुए मुस्कुराई तो जन्नत भी मुस्कुरा दी, और कोई भी देखकर बता सकता था वो इस औरत के लिए कितने दिल से मुस्कुराई थी। शाम का अंधेरा धीरे धीरे फैल चुका था। दीवार गिर, खिड़कियों के पर्दे डोरियों में बंधे हुए थे। 15वीं का चांद उसके उकब में था। वो कुछ देर पहले मिसेस शराजी के हमरा घर पहुंची थी और अब ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी कुछ बेदर्दी, कुछ झुंझलाहट से अपनी ज्वेलरी उतार रही थी। आंखों में नमी थी, चेहरे पर शिद्दत और जज्बात से सुर्ख हो रहा था। वलीमा रिसेप्शन के दौरान वो कितनी पुरइत्माद रही थी, और अब जब तन्हाई मुयस्सर हुई थी तो कैसे टुकड़े टुकड़े हो रही थी। जिंदगी फूलों की सेज किसी के लिए नहीं होती जन्नत, मिसेस शेराजी ने कुछ देर पहले उसे बिठाकर कहा था। नए माहौल, नए रिश्तों में एडजस्ट होने में कुछ वक्त लगता है। वो वक्त तहम्मुल मिजाजी की तलब रखता है, सब्र चाहता है। जिसका हाथ थाम कर अपने हाथों में लेकर मोहब्बत से उसकी आंखों में देखा था। दुनिया का सबसे हसीन और शफाफ जज्बा मोहब्बत का है। इस जज्बे में सलाहियत है नफरत की हर चट्टान को पाश पाश कर देने की। जन्नत की आंखों में एक कर्व ठहरा था और उसकी मुस्कुराहट से उलझा था, उसके चेहरे पर बिखरा था। गोया मिसेस शराजी जानती थी अपने बेटे को, अच्छी तरह से समझती थी उसे। तुम्हारी फारिस से शादी मेरी वजह से नहीं हुई है, ना ही तुम्हारी खाला की वजह से। ये तुम्हारा नसीब है जो तुम्हें यहाँ लाया है। बात घूमकर एक बार फिर उसके नसीब तक आ गई थी। हर बार ये लफ्ज उसे डरा देता था, हर बार ये सच्चाई उसे तड़पा देती थी। अगर अब भी नसीब ही यहाँ लाया था तो वहशत का सांप गर्दन से लिपटा था। जात के आईने पर पत्थर बरसे थे, वो टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई थी। नसीब? उलझे मुंतशिर ख्यालात के साथ उसने सर उठाकर आईने में इस जन्नत को तलाशा जो दुल्हन थी, मगर उसके सामने जो खड़ी थी वो तो कुछ भी ना थी। कदमों की आहट के साथ कमरे का दरवाजा खुल गया, उसकी झुमकी उतारती उंगलियां साकित हो रही थी। बेसाख्ता नजर उठाकर उसने आईने में फारिस को ही देखा था। टाई की नाट ढीली, कोट उतार कर स्टैंड पर लटका। अब वो बेड पर बैठकर अपने जूते उतार रहा था। रेस्ट वॉच, कफलिंग उसने साइड टेबल पर रख दिए थे। उजलत में अपने काम कर रहा था। जन्नत ड्रेसिंग टेबल के सामने पत्थर हुई अपने झुमकों में ही अटकी खड़ी थी। वो फारिस फरदान को देख रही थी, और फारिस फरदान ने भूले से भी गलत निगाह पर उस पर नहीं डाली थी। बेसाख्ता ही कोई मंजर उसके जहन के पर्दों में लहराया था। यह गयक उसकी अजियत बढ़ गई थी। हाल आईना बनकर माजी का अक्स दिलाए तो अजियत बढ़ ही जाती है। यह एहसास कितना अजियतनाक होता है, आप मौजूद हो और आपको कोई अदम करता है, आवराई हो जाए, नजर ही ना आए। कोई ख्याल चोट बनकर जहन में उतरा था। आंखें जल उठी थी। कपड़े बदलकर वो अटैच बाथरूम से बाहर आ गया था। स्याह ट्राउजर पर सफेद रंग की ढीली ढाली सी टी शर्ट में मलबूस वो अपने आम से उलिये में बहुत जाजिब नजर आ रहा था। अपने अफ्ताब से यकसर बेनियाज उसने कमरे की लाइट्स ऑफ कर दी थी। अब सिर्फ नीलगुम बल्ब ही था जो अंधेरे में मध्यम सी रोशनी का तासुर दे रहा था। मोबाइल चार्जिंग पर लगाए वो सोने के लिए लेट चुका था तो खुद पर तारी जमूत को तोड़ते हुए जन्नत ने मुड़कर बराह से उसे देखा। अब आईने का सहारा दरकार ना था। ये तुम्हारा नसीब है जो तुम्हें यहाँ लाया है। हलक में उभरती गिल्टी को वो मुश्किल नीचे उतारते हुए उसने अटैच्ड बाथरूम का रुख किया। कपड़े तब्दील करके वो काफी ताखीर से बाहर आई थी। सोफे पर बैठकर रोई रोई सी सुर्ख मुतर्रम आंखों के साथ कुछ देर तक वो उसे देखती ही रही थी। नसीब? सफेद शॉल खुद पर फैलाए वो सिसकते हुए सोफे पर नीम दराज हो गई थी। कुछ थकावट का असर था, कुछ गुज़श्ता शब की बेख्वाबी कि आंखें बंद करते ही उसे नींद ने आ लिया था। और एक बार फिर वो इस बेरहम रात के आनी शिकंजों में जकड़ी गई थी, जो बावजूद कोशिश के भी उसके जहन से निकलती नहीं थी। सीन बदलता है। घर में दाखिल होते ही सायरा ने सर उठाकर अपने बेटे को देखा, जो निढाल कदम उठाता उनके सामने आकर रुक गया था। आंखें सुर्खों मुतर्रम सी थीं, चेहरा सुर्ख हो रहा था। सिद्रा एक नजर भाई पर डालती तेज तेज कदम उठाती अंदर चली गई, मगर सायरा ऐसा ना कर सकी थी। मैं समझ रहा था उसे सजा मिल चुकी है, मगर उसकी सजा तो जैसे अब शुरू हुई है ममा। अमार, सायरा का लहजा काटदार हुआ था, आंखें गम और गुस्सा से फैली थी। जन्नत का वलीमा अटेंड करके उससे पहले ही लाहौर पहुंच गई थी, और अभी से अमार का ये रवैया बातें उन्हें इश्ताल दिला गए थे। फारिस वरदान की बीवी है वो, शिराजी खानदान की बहू, उनका लहजा दो टोक था।
इसी फारिस वजदान को सिद्रा का रिश्ता क्यों नहीं दिया आपने? सिद्रा ने बासाख्ता मुड़कर अपने भाई को देखा। दीवाना था वो जन्नत के लिए। अब उसकी दीवानगी ने जैसे हद हद पार कर ली थी। अपने भी उसे अब दुश्मन नजर आने लगे थे। मिसेस शिराजी ने फारिस के लिए सिर्फ जन्नत का हाथ मांगा था। सायरा ने तहम्मुल से एक बार फिर अपने बेटे की गलतफहमी दूर करने की कोशिश की थी। उसे समझा समझा कर थक गई थी और वो था कि कुछ समझने को तैयार ही ना था। अगर वो सिद्रा का हाथ भी मांगती ना पर वो सुख से कह सकता हूँ कि आप इनकार कर देती। सायरा ने लब भींच कर अपने बेटे को देखा। शायद आप भूल रही हैं कि इसके मुतालिक कुछ किस तरह की खबरें गर्दिश करती रही हैं। वो सिर्फ अफवाहें थी, फारिस ऐसा नहीं है। अमार हंस दिया। उसकी हंसी भी तंजिया थी। पेशानी मसलते हुए, उलझे बिखरे बालों में हाथ चलाते हुए जैसे जब्त के मराहिल पर था। शिराजी खानदान को धोखा देकर आप कैसे मुतमईन है ममा? मेरी समझ से बाहर है। अमार, अब उन्होंने सख्त पथरीली निगाहों से उसे देखा। तुम मेरी भांजी के मामले में पड़ने की जरूरत नहीं है। वो अब शादीशुदा है। बिठा लो ये बात अपने दिमाग में, वो अब किसी की इज्जत है। उसने जो कुछ भी किया है उसे जेरे बहस लाने की जरूरत नहीं है। वो उसका माइजी था। मैं उसकी पर्सनल लाइफ मिसेस शराजी के सामने खोलने का कोई हक नहीं रखती थी, और ना ही उन्होंने मुझसे इस हवाले से कोई सवाल पूछा था। उन्होंने एक लम्हे का तवक्कुफ करते हुए दोबारा से उसकी आंखों में देखा। मैंने जो भी फैसला किया है सोच समझ कर किया है। तुम्हारे दिमाग में ये जो मोहब्बत का चंद रोजा भूत सवार है, ये उतरेगा तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। हाँ, मैं तो जैसा बच्चा हूँ, पागल हूँ, ना समझ हूँ। जरा लब बुड़बड़ाते हुए वो शदीद गुस्से के आलम में मेज को ठोकर मारता घर से निकल गया था। सायरा बेबसी से उसे जाता देख रही थी। सीन बदलता है। सुबह जितनी रोशन, साफ और चमकदार थी, उसके अंदर की दुनिया उतनी ही तारीक, वीरान और सुनसान थी। सुर्ख रंग के कदरे हल्के काम वाला नफीस जोड़ा जेब तन किए वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी बेदिली से अपने बाल बना रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई थी। कम इन, उसने हिम्मत जमा करके कहा था। दरवाजा खुल गया। मुलाजमा सामने खड़ी थी। बेगम साहिबा आपका नाश्ते पर इंतजार कर रही हैं। मैं आ रही हूँ। फ्रेश नजर आने के लिए लाइट मेकअप किया दुपट्टा सलीके से सेट करके वो नीचे आ गई थी। डाइनिंग हॉल में मिसेस शराजी व्हील चेयर पर फारिस वरदान के हमरा मौजूद थी। उन्होंने ब्राउन रंग का सादा सा लिबास से तंग कर रखा था। सफेद रंग की बड़ी सी शाल कंधों पर थी। मेकर मेकअप और ज्वेलरी से आरी वो इस रूप में भी बहुत अच्छी लग रही थी। उनकी आंखें बहुत नरम सा तासुर देती थीं और लबों पर बिखरी शफीक मेहरबान सी मुस्कुराहट सीधा दिल में उतरती थी। अस्सलाम वालेकुम। मुश्तरका सलाम करके वो भरपूर एतमाद के साथ मिसेस शराजी के पास आ गई थी। उन्हें सलाम किया था। उन्होंने दुआ भी ली थी। जब झुकी तो उन्होंने बहुत प्यार से उसकी पेशानी का बोसा भी लिया था। फिर उन्होंने हाथ पकड़कर उसे अपने बराबर में ही बिठा लिया। फारिस फुरदान उसके एन सामने झुके सर के साथ अपनी टेबलेट की स्क्रीन पर हेडलाइंस देख रहा था। नाश्ता शुरू कर दिया गया। देसी और बदेसी नाश्ते के लवाजमात से सजी टेबल से मुख्तलिफ डिशेस उठा उठाकर मिसेस शराजी उसके सामने रखने लगी। जन्नत ने नजरें उठाकर फारिस को देखा। उसका चेहरा सपाट जरूर था, मगर तासुरात सख्त पथरीले ना थे। वैसे शिराजी जब जब उससे मुखातिब होती वो बहुत आराम और तसल्ली से मुख्तसर जवाब देकर निगाहें टैब पर जमा लेता था। नाश्ता करते हुए उसके अंदाज में उजलत नमाया थी, जैसे वो जल्द अज जल्द यहाँ से उठ जाना चाहते हो। मगर मिसेस शिराजी उसे ऐसा करने नहीं दे रही थी। उसे बातों में उलझा रही थी, खबरों से उसका जहन भटका रही थी। तो फिर हनीमून के लिए क्या प्लान किया है तुम लोगों ने? उन्होंने बातों के दौरान इतना अचानक पूछा कि टोस्ट पर जैम लगाते फारिस के हाथ एकदम रुक गए। जन्नत ने सर उठाया तो निगाहें फारिस से दो चार हुई, बस एक लम्हे के लिए। फिर वो नजरें झुका गई। अभी कुछ सोचना ही नहीं है इस बारे में। तवक्को के बरक उसने बहुत मोहतात अंदाज में जवाब दिया था। तो फिर सोच लो, एक महीने का ब्रेक लो। और फारिस ने अपनी माँ के हंसते मुस्कुराते चेहरे को देखा। उसकी शादी से वो कितनी फ्रेश और सेहतमंद लग रही थी, जैसे सारे बोझ उनके कदमों से उतर गए हों, जैसे सारे कर्ज अदा कर दिए गए हों। हाँ, कुछ प्लान करता हूँ, उसने जवाब देकर उन्हें भी हैरान कर दिया। अंदर ही अंदर शायद वो ये तवक्को कर रही थी कि वो टाल मटोल से काम ले लेगा। खुश रहो, उन्होंने दुआ दी। अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। कुर्सी धकेल कर उठते हुए उसने मिसेस शराजी की तरफ झुककर उनकी पेशानी का बोसा लिया। तुम भी अपना ख्याल रखना। वो जाने लगा तो मिसेस शराजी के साथ साथ जन्नत की निगाहों ने भी उसका ताक़ुब किया था। शादी के बाद आज ऑफिस में उसका पहला दिन था। तुम्हें उसे सी ऑफ करना चाहिए।
जन्नत ने घबरा कर उनकी तरफ देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए चाय का कप उठा लिया। वो उठकर बाहर आ गई। सामने ही वो सफेद पत्थरों की रोश पे खड़ा था। रुक कर मुड़कर उसे देखने लगा। वो नर्वस होकर रुक गई। आंखों में इज़्तिराब ठहर गया। वो फारिस से 3-4 स्टेप्स की बुलंदी पर थी, मगर उसकी आंखों की हिकारत आमेज तासुर से जैसे उसे जमीन की तहूम में उतर कर रह गई। नफरत, तहकीर, धिक्कार, नजरों के मफहूम जानती थी वो। नफरतों की पहचान थी उसे। तभी उसका दिल कटा था। तभी आंखें नम हुई थीं। वो एक ऐसे इंसान के लिए सामने खड़ी थी जिसकी आंखों में उनसियत तो दूर की बात, उसके लिए इज्जत भी नहीं थी। आंटी ने कहा था कि उंगलियां मसलते हुए उसने अपनी मौजूदगी की वजाहत देना चाहिए कि क्या। उन्हें सवालिया अब्रो उठाई और लहजा हतुल इम्कान सख्त ही रहा। क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि बीवी मानकर मेरे सर पर मुसल्लत होने की कोशिश मत करना। वो फनकारा। वो चुप रही। एतराज और शिकवे का उसके पास कोई हक नहीं था। उसे तंदही से देखते फारिस ने उंगली उठाई। लफ्ज अदा किए बगैर आंखों के तासुर से ही वो इस पर वाज़ेह कर दिया था कि आइंदा वो उसे अपने पीछे से दरवाजे में नजर ना आए। जन्नत निचला लब दांतों तले कुचलती अपनी गीली आंखों के साथ यहाँ वहां देखने लगी। उसे बहुत रोना आ रहा था। हालांकि ये रवैया, ये धत्कार और नफरत, ये कुछ नया तो नहीं था। स्याह शेर आंखों पर लगाए वो इसी वक्त जाने के लिए स्याह शेर आंखों पर लगाए वो इसी वक्त जाने के लिए मुड़ गया था। जब्त करके उसने आंसू दबा लिए थे। नई जिंदगी का आगाज भयानक अंजाम से जुड़ा हुआ था। खौफ के आईनी शिकंजे में जकड़ी वो उसे बेबसी से देख कर रह गई थी। सीन बदलता है। मिसेस शिराजी उसे वरदान हाउस से मुतारफ करवाते हुए निचली मंजिल पर ही हाल नुमा ऐसे कमरे में ले आई थी जो देखने में किसी आर्टिस्ट का स्टूडियो लगता था। वाटर कलर, ऑयल पेंट, एक्रेलिक, हर तरह की पेंसिल, मुख्तलिफ ब्रशेस, कैनवस पेपर्स, हेवी कार्ड स्टॉक, गर्ल्स के हर वो मटेरियल मौजूद था जो एक आर्टिस्ट को अपनी तख्लीक के लिए दरकार हो सकता था। उसने घूमकर चारों तरफ देखा। कुदरती मनाजिर की बेपनाह खूबसूरत पेंटिंग्स दीवारों पर लगी थी और कुछ पैचशदा हालत में दीवारों के पास ही रखी गई थी। बेशकीमत पेंटिंग्स, आराइशी अशिया, क्रिस्टल, लकड़ी और मट्टी से बने मुनफरिद और मुख्तलिफ डेकोरेशन पीस। जन्नत एक एक चीज इश्तियाक के आलम में देख रही थी। जब हम यहाँ शिफ्ट हुए तो मेरा मना करने के बावजूद फारिस शिराजी हाउस से ये सब ले आया था। वो चाहता था हम इस घर को अपनी पेंटिंग से सजा दूं। जन्नत ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। इलेक्ट्रॉनिक व्हील पर बिराजमान वो उसके पास आकर रुक गई थी। मेकअप से आ रही चेहरा निखरा निखरा सा लग रहा था। आप आर्टिस्ट हैं? ये सब पेंटिंग्स बस शौकिया रंगों से खेल लिया करती थी। शौकिया और खेल, ये किसी प्रोफेशनल आर्टिस्ट का काम है आंटी। जन्नत सराहे बिना ना रह सकी। कमाल की आर्टिस्ट थी मिसेस शराजी। कुदरती मनाजिर की देखकर असली तस्वीरों का गुमान हो रहा था। मिसेस शराजी ने उसकी आंखों में उभरते हैरत, तजस्सुस और इश्तियाक के मिले जुले तासुरात को बहुत गौर से देखा। एक वक्त था जब मुझे लगता था अगर मैं पेंटिंग छोड़ दूंगी तो जिंदा नहीं रहूंगी। दीवार पर हुंजा की बुलंद बाला पहाड़ियों की तस्वीर पर मुतहर्रिक जन्नत की उंगलियां साकित हो गईं। मैंने पेंटिंग भी छोड़ दी और जिंदा भी रही, उन्होंने कहा। जन्नत ने मुड़कर उनकी तरफ देखा। वो अपने बाएं हाथ को अब भी जरा मुश्किल से हरकत दे पाती थी। जिनसे मुतल्लिक हम ये गमान कर लेते हैं कि उनके बगैर नहीं रह पाएंगे, तो वक्त अपने तौर पर साबित कर देता है कि उनके बिना भी रहा जा सकता है। वो सुन हुई थी अपनी जगह, भाला जैसे दिल पर लगा। वजूद माजी हाल के दरमियान पेंडुलम की तरह झूलने लगा था। उसने अजियत भरे एहसास के साथ मिसेस शेराजी को देखा। उनकी आंखों में भी कर्ब की नमी थी, मगर लबों पर एक जिंदा मुस्कुराहट ठहरी थी। इलेक्ट्रॉनिक चेयर को मुतहरिक करते हुए उन्होंने मेज पर रखा आराइशी कलम उठा लिया। पास ही पत्थर पर नसब घड़ी रखी थी, लकड़ी का बॉक्स जिसके तख्तों पर इंतहाई खूबसूरती और नफासत से फूल तराशे गए थे। वक्त बेहतरीन उस्ताद है, महरूमियों के साथ जीना सिखा देता है। हलक में उभरती गिल्टी के मुश्किल नीचे उतारते उसने गाल पर फिसलती लट को कान के पीछे उड़सकर इतराफ में निगाह दौड़ाई थी। वो अपना जहन भटकाना चाह रही थी, मगर जहन था कि उसमें एक लफ्ज उलझ कर रह गया था। पेंटिंग्स के साथ ही सामान से भरे कार्टन पड़े थे। वो पंजों के बल बैठकर क्रिस्टल के गुलदानों को देखने लगी, जिनकी चमक आंखों को खैरा कर रही थी। पास ही एक और बॉक्स पड़ा। वो झुककर इस कार्ड को देखने लगी, जिस पर तीसरी क्लास के फारिस वर्दान की पहली पोजीशन स्टार्स और स्टिकर्स के दरमियान जगमगा रही थी।
یہ فارس کا سامان ہے، بچپن سے ہی اس کی عادت ہے اپنی ہر چیز کو سنبھال سنبھال کے رکھنے کی۔ تم یقین نہیں کرو گی اس کے کھلونے بھی نیچے کہیں پڑے ہوں گے صحیح سلامت۔ اپنے بیٹے کے لیے مسز شیرازی کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ جنت نے رزلٹ کارڈ واپس رکھ دیا۔ نیچے ہی پلاسٹک شیٹ میں مرجھائے ہوئے پھولوں کا ڈھیر نظر آ رہا تھا۔ ایک ڈرائنگ پیپر بھی فولڈ کیا ہوا تھا۔ اس نے کھول کر دیکھا۔ گیٹ ویل سون بچے کی لکھائی میں بڑا بڑا لکھا تھا۔ مسز شیرازی نے ڈور کھینچ کر دیوار کی کھڑکیوں سے پردے ہٹا دیے تھے۔ کمرہ مزید روشن ہوا تو دیوار کے پاس گول میز پر رکھی فریم پینٹنگز اپنے جانب متوجہ کر گئیں۔ پرفیکٹ، اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا تھا۔ مسز شیرازی نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ سب سے آخر میں زرکار فریم والی بڑی پینٹنگ رکھی تھی۔ بے حد احتیاط سے اسے سیدھا کیے وہ بہت کچھ مبہوت ہو کر دیکھنے لگی تھی۔ وہ قرآن کی ایک آیت تھی جسے سیاہ پینٹنگز پیپر پر قدرتی مناظر کی جھلکیوں میں انتہائی خوبصورتی اور مہارت سے لکھا گیا تھا۔ ان مع العسر یسرا۔ تمام حروف مناظر خود میں سمے ہوئے تھے۔ پھول، آسمان، خزاں، رسیدہ درخت، خاردار جھاڑیاں، ہرے بھرے درختوں کے جھنڈ، وسیع و سبزہ زار۔ العصر لفظ میں خزاں کا منظر تھا، نوکیلے سیاہ درخت، کانٹے دار جھاڑیاں۔ اس سے آگے یسرا، سرسبز پھولوں، ہرے بھرے درختوں اور وسیع سبزہ زار کی جھلک دکھلاتا، مگر یسرا کا الف مکمل تھا، مختلف تھا مگر یسرا کا الف مختلف تھا، حجم میں بھی لکھائی میں بھی۔ حرف الف آسمانی رنگ کا آسمان کی ہی طرف اٹھا لہلہاتے بادلوں کی خوبصورت جھلک دکھلا رہا تھا۔ پوری آیت ایک ہی لکھائی ایک ہی انداز میں تھی، آؤٹ لائن بھی ایک ہی رنگ، مگر الف وہ آسمان کی جھلک دکھلاتا سب سے الگ، سب سے نمایاں، سب سے منفرد تھا۔ جنت کافی دیر تک ریئلسٹک انداز میں بنائے گئے ان مناظر کو، حروف کے اتار چڑھاؤ اور سیاہ بیک گراؤنڈ پر سنہری روشنی کی طرح ابھرتی اس آیت کو دیکھتی رہی۔ میں بھی یہی چاہتی تھی، کوئی اسے دیکھے، پھر دوبارہ دیکھے اور تب تک دیکھتا رہے جب کا اس کا راز نہ پالے۔ راز؟ اس نے چونک کر مسز شیرازی کو دیکھا تھا۔ کیا آرٹسٹ بھی اپنی پینٹنگز میں راز چھپاتے ہیں؟ مسز شیرازی مسکرا دی۔ وہ راز میرا نہیں، اس آیت کا ہے، اس آیت میں ہی چھپا ہے۔ جنت کی آنکھوں میں غیر مبہم سا تاثر آ کر ٹھہر گیا۔ قرآن کی ایک آیت ہے، ایک جواب ہے اس سوال کا جو انسان کے اندر اٹھتا ہے۔ جواب اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتا جب تک سوال سمجھ میں نہ آئے۔ مسز شیرازی کہہ رہی تھی، اب اس آیت کو دیکھ لو، یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے، وہ سوال جو ایک وقت میں میرے اندر اٹھا تھا، جو اب کسی وجہ سے تمہارے اندر بھی ہوگا۔ کچھ سوال مختلف ہو سکتے ہیں مگر ان کا جواب ایک ہی ہوتا ہے۔ نہ سمجھی کے عالم میں مسز شیرازی کو دیکھتے جنت کی مضطرب نگاہیں اثر پر آ کر ٹھہر گئیں۔ اس کی تمام تر توجہ وہیں تھی، خزاں سے مرجھائے ہوئے درختوں اور پتوں پر۔ آزمائش کی وادیوں میں بھٹکتے ہر انسان کو اس آیت پر غور کرنا چاہیے، ہر مریض کو، ہر سکیم کو، ہر علیل کو۔ وہ کہہ رہی تھی۔ فریم پر جنت کی مخروطی انگلیوں کی گرفت یکایک مضبوط ہوئی۔ وہ اس آیت کا صرف وہی مطلب نہیں ہے جو ہم اکثر پڑھ یا سمجھ لیتے ہیں، اس کا ایک اور مطلب اس کے حروف میں کہیں چھپا ہے۔ اس کا لہجہ پراسراریت میں ڈھلا تھا۔ دوسرا مطلب؟ جنت کے لب ہلے۔ مسز شیرازی کے لبوں پر مسکراہٹ لیے اسے چند لمحوں تک دیکھتی رہی۔ چلو میں تمہیں ایک ہنٹ دیتی ہوں، میں نے جان بوجھ کر یسرا کے الف کو نمایاں کیا ہے تاکہ میری طرح کسی کو دقت کا سامنا نہ ہو اور اسے آغاز پکڑنے میں کچھ آسانی ہو۔ اپنی بات کا اختتام پر دھیرے سے مسکراتے ہوئے انہوں نے الیکٹرانک چیئر کا رخ دروازے کی جانب موڑ دیا اور جنت کمال پینٹنگ ہاتھوں میں لیے اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔